हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग क्लास 12th का जो है वो फिजिक्स का टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेकअप करेंगे। 3 या 4 लेक्चर्स में जो है वो मैं ये पूरा चैप्टर टेकअप करूंगा। एक एक डिटेल हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही हम लोग न्यूमेरिकल्स भी इस पोर्शन के करेंगे। तो फेज 2 की स्टार्टिंग जो है वो आम आदमी एकेडमी पे हो चुकी है, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का जो कंटेंट है वो इस सेमेस्टर के अंदर मैं आप लोगों के लिए जो है वो लेके आता रहूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फ्रेंड्स के साथ जरूर मेरा चैनल शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस की। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका एमिशन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन क्या होता है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो कोई मेटल का सरफेस अगर हम लोग लें, मान लो ये मेरे पास मेटल का सरफेस है और इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना इज इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एमिशन बोल देते हैं। तो अगर रूम टेम्परेचर की बात करूं ना, तो नॉर्मली जो है वो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत ज्यादा रेंडमली मूव कर रहे हैं। तो एकदम रेंडमली मूव कर रहे हैं, मेटल के सरफेस को लूज नहीं करते, क्योंकि मान लो ये मेटल का सरफेस है और यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, तो ये मेटल के सरफेस को लूज नहीं करेगा रेंडम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, क्योंकि जब ये निकल के जाएगा तो इस मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। और फिजिक्स का लॉ है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ये लूज करके जाएगा वैसे ही दोबारा से अट्रैक्टेड फील करेगा और इस सरफेस के पास नहीं जाएगा। आ गया समझ? नेक्स्ट लाइन पढ़ लीजिए, बिल्कुल यही एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एट रूम टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रेंडमली इन द कंडक्टर। तो रेंडमली जो है वो मूव कर रहे हैं, बट दे डू नॉट लीव द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं। तो देखो, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का जो फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक एनर्जी लगानी पड़ेगी बाहर से, जिसको हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, दस the surface of the metal, a free electron is stopped by various forces which prevents the matter from leaving the surface। क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अट्रैक्शन जो है that is preventing the electron from leaving the surface, so we have to apply some extra force to overcome the force which is already there between the electrons and the positive charge। तो अगर ये फोर्सेस हम लोग ओवरकम कर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस को लूज कर जाएगा। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रीड करते हैं। तो अगर हम सर्टेन एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करे, वो फोर्सेस को ओवरकम कर जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन की सफिशिएंटली काइनेटिक एनर्जी हो कि वो फोर्स अगर उस पर लग रहा है तो दैट इज नॉट कैपेबल टू स्टॉप दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से रिमूव करवाने के लिए। अब क्वेश्चन आता है सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? या तो हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है उसके ऊपर डालें, या कोई भी हाई स्ट्रॉन्ग एनर्जी बीम्स जो है लाइट के अगर हम मेटल के सरफेस पे डाल रहे हैं और वो सफिशिएंटली हाई एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस को छोड़ने वाला है। ये पैरा एक बार लास्ट वाला जरूर पढ़ लो। इफ एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी is provided to the free electron, then kinetic energy rises. In such cases, electron may even cross the surface barrier to leave the metal surface। तो जो surface barrier है, जो surface के बीच में energies exist कर रही हैं positive negative charges की, वो सरफेस लीव कर देता है और छोड़ देता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हम लोग मेटल के सरफेस को इजीली छोड़ देते हैं। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बोल देते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। सबको मालूम है जो पोटेंशियल है हम लोगों के पास V, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं यहां से वर्क डन की वैल्यू निकाल लूं, दैट इज पोटेंशियल टाइम्स चार्ज। अब चार्ज ऑन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ईवी, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? ईवी के बराबर हो गया। तो इसी को हम लोग रीड आउट करते हैं क्या, इसको हम लोग टर्म यूज करते हैं इसके लिए,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड टू द पोटेंशियल v। तो मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को मैं पोटेंशियल v जो है प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस v जो है उसके अंदर लेके जा रहे हैं, तो कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर आती है, दैट इज रेफर्ड टू एज 1 eV। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बोल देते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज इज वोल्ट। कूलम वोल्ट ये जूल की यूनिट है, तो यहां पे हमारे पास जो 1 ईवी है दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल जो है, ये इस कॉन्सेप्ट का एनर्जी कन्वर्जन हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है, इसलिए मैंने अलग से स्लाइड के अंदर लिखा हुआ था। प्लीज सारा नोट कर लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। देखो बेटा, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट की बात करूं, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल्स ऑफ द चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लाइट के जो है ना, इस दुनिया के अंदर अभी तक दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम लोग लाइट की वेव नेचर बोलते हैं, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर बोलते हैं। इस साल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो है वो हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट को देखने वाले हैं। वैसे आइंस्टीन ने एक बार एक लाइन फ्रेज बोला था लाइट के बारे में, द पर्सन हु क्लेम्स दैट ही नोज अबाउट द लाइट इज द मोस्ट स्टूपिड पर्सन ऑन द अर्थ। मतलब जो आदमी ये क्लेम करता है ना कि मुझे लाइट के बारे में पता है, दैट इज द मोस्ट स्टूपिड पर्सन ऑन द अर्थ। क्योंकि लाइट जो है ना वो गिरगिट है, सिचुएशन देख के अपना कैरेक्टर बदल लेती है। तो मतलब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर लेती है। कुछ जगह पे लाइट जो है वो एक डुअल नेचर का एक प्रोस्पेक्टिव अगर हम लोग देखें तो पार्टिकल नेचर शो करती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें लाइट जो है वो फोटोन्स, लाइट के पार्टिकल को फोटोन्स बोलते हैं, तो वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स हो गए, डिफ्रैक्शंस और इंटरफेरेंसेस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, जिसके अंदर लाइट जो है वो अपना कैरेक्टर वेव नेचर वाला शो कर रही है। तो मतलब ये पता ही नहीं है लाइट कौन सा कैरेक्टर शो कर दिया। तो इसलिए जो चीज नहीं समझ आती उसको हम लोग बोल देते हैं कि डुअल नेचर है, डुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लाइट शो कर रही है। तो आइंस्टीन ने, भाई ने बहुत सही बात बोली थी ये वाली। तो आगे हम लोग सिर्फ आज के जो लेक्चर के अंदर जो है वो एक पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट को देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। चलो, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि अगर मेटल के सरफेस पे जो लाइट हम लोग स्ट्राइक करवा रहे हैं, उस लाइट की अगर सफिशिएंटली हाई एनर्जी है, अगर वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी बैरियर एग्जिस्ट कर रहा है सरफेस और इलेक्ट्रॉन के बीच में उसको क्रॉस कर जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल का सरफेस को क्या कर जाता है? छोड़ के चला जाता है, ब्रेकअप हो जाता है उनका। तो बेटा जी देखो यहाँ पे क्या लाइन लिख रखी है हम लोगों ने, when a light of sufficiently low wavelength falls on the metal surface the electrons are ejected। इस फिनोमिना को हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अंडरस्टूड ओनली बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट से जो है वो इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पे समझा देता हूं आपको। देखना जरा एग्जांपल, ये एक एमीटर प्लेट है, मेटल का सरफेस है, जिसको हमने एक्सपोज किया है। किससे एक्सपोज किया है बेटा? यूवी रेडिएशन से, एक हाई एनर्जी बीम रेडिएशन से जो है वो हमने इसको एक्सपोज किया। तो जैसे ही हाई एनर्जी बीम रेडिएशन जो है वो इस मेटल के सरफेस के ऊपर फॉल करती हैं, तो ये मेटल का सरफेस एक सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो अचीव कर लेता है, एनर्जी गेन करके, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस सरफेस को लीव करके चलने लग जाते हैं। अब ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा, मतलब मेटल का सरफेस जो है उसको छोड़ के इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अगर कोई खींचने वाला सिस्टम हम लोगों ने मैकेनिज्म जो है वो बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप देखो ये जो यहाँ पे इसको हम लोग कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, ये कलेक्टर प्लेट कौन से टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड है? इट इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जैसे ही मान लो सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, और ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली जो है वो इस तरफ मूव करने लग जाएगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो मेटल के सरफेस के ऊपर फॉल करी, उसने मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया, और जो पॉजिटिव टर्मिनल था जहां पे हमने कलेक्टर प्लेट लगा रखी थी, उसने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली इसकी तरफ जो है वो मूव करने लग गए। तो
इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट कलेक्टर पे जो है वो जमा होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो करंट का फ्लो होगा। तो इसी करंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर ये है तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट लेके आ रहा हूं तो क्या इंपैक्ट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट को बढ़ा रहा हूं तो क्या इंपैक्ट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, अगर मैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट को वेरी कर रहा हूं तो क्या इंपैक्ट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। अरे यार सारे इंपैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। वीडियोस मेरे जो भी आने वाले हैं अगर आप अच्छे से जो है वो चीजों को समझना चाहते हैं तो पूरा लेक्चर जो है वो आपको देखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं, देखिए बेटा जी अब इसको आप रीड आउट करते रहो फटाफट से, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। स्लाइड पॉज करके नोट जरूर कर लेना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे हम लोग बार बार वीडियो थोड़ी देखोगे। वैसे देखो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन नोट कर लोगे तो आपको रिवाइज करना इजी हो जाएगा। देखो, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स नियर द मेटल सरफेस एब्सॉर्ब्स द एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हैं, that energy to come out of the metal surface, and then the positive charge is applied in front of the plate, attracts those electrons and causes the flow of the current in the external circuit। ये सारी बकवास जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोड ऑन विच द लाइट इज इंसिडेंट उसको हम लोग एमिटर प्लेट बोल देते हैं, और जिसके दूसरे टर्मिनल जो है उसको हम लोग कलेक्टर प्लेट बोल देते हैं। इसको कलेक्टर प्लेट हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेट जो है जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से रिमूव हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट करने का काम जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट, जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। अब ये दो साइंटिस्ट हुए थे लिनार्ड और हेवाच, इन्होंने क्या स्टडी किया था, इन्होंने पोटेंशियल्स का क्या इंपैक्ट है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो ये पोटेंशियल हमने अप्लाई कर रखा है, तो इस पोटेंशियल का क्या इंपैक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, ये सारे इंपैक्ट्स हम लोग आने वाली अगले वाली वीडियो सीरीज के अंदर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्लास 12th की देखने वाले हैं। लेकिन इन दोनों भाइयों ने जो है, भाई तो नहीं होंगे ये, ठीक है, इनकी क्या रिश्तेदारी थी मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों ने काफी ज्यादा जो है ये एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब के अंदर करवाए, जिससे इन्होंने फ्रीक्वेंसी का इंपैक्ट क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या इंपैक्ट है, वेवलेंथ के क्या इंपैक्ट है, सब चीजें इन लोगों ने जो है एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे कंडक्ट करवाई, और उससे बहुत सारी थ्योरीज और बहुत चौंका देने वाली चीजें जो है वो सामने आई, जो मैं करूंगा डिस्कस आप लोगों के साथ आगे आने वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट देखो बेटा जी, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा हम लोग पॉइंट जो है वो इसका रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दे ऑब्जर्व दैट व्हेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वाज लेस देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब अगर इंसिडेंट लाइट जो हम लोग उसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं उसकी अगर फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब एक मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, ऐसे नहीं है हमने लाइट डाल दी और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब तक एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो बोलने वाले हैं, आने वाला है ये सारा का सारा स्लाइड के अंदर, आप वहां से नोट कर लेना, अभी समझ लो। इसका मतलब उन्होंने ये देखा कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं तो ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मिट हो रहा है, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम लोग उसके ऊपर डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मिट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल प्लेट, और उसी एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी, या उसको हम लोग किसी मेटल का वर्क फंक्शन बोल देते हैं। एंड दैट इज अ मेटालिक प्रॉपर्टी, वो मेटल टू मेटल वेरी करती है, कैसे उस मेटल के स्ट्रक्चरली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज्ड है, क्या उसका एटॉमिक नंबर है, किस तरह की इंटरेक्शंस इलेक्ट्रॉन्स और बाकी एटम्स के बीच में जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो हर वैल्यू मेटल के लिए जो है वो अलग होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन की बात जो है मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं, तो फर्दर दिस मिनिमम एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू कॉज द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। जैसे मैंने बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, तो इसको हम लोग दूसरे प्रोस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं, एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, और ये नेचर ऑफ द मटेरियल ये मैंने बता दिया, मेटल टू मेटल जो है ये चीज हमारे पास वेरी कर रही है। तो बेटा जी इफ अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर हम लोग कम डाल रहे हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस नहीं होगी। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जो है वो मैं आप लोगों के साथ
कुछ फोटोन्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किन कंडीशंस पे जो है वो टेक्निकली मैथमेटिकली जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। फोटोन्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फोटोन्स जो है बेटा, फोटोन्स लाइट के पार्टिकल को बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम लोग कर रहे थे, जब मैंने स्टार्ट करवाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसके अंदर हम लोगों के पास लाइट की डुअल नेचर के अंदर से एक पार्टिकल बिहेवियर जो है वो शो होता है। तो लाइट के पार्टिकल का क्या नाम है? लाइट के पार्टिकल को जो है वो हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन क्या रहता है? फोटोन मीनिंग लाइट। तो इसमें क्या है, एटॉमिक मॉडल ऑफ फिजिक्स में पार्टिकल्स जो लाइट को ट्रांसमिट करते हैं उनको हम लोग फोटोन्स बोलते हैं। तो या लाइट जो है इज कैरिड ओवर द स्पेस बाय फोटोन्स। तो फोटोन्स इन शॉर्ट लाइट के पार्टिकल्स का जो है वो दूसरा नाम है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगली स्लाइड्स में हम लोग देखने वाले हैं, चलो नोट कर लेना साथ साथ जो है। तो जो फोटोन्स है वो एक्चुअली, क्योंकि लाइट के फोटोन्स है और सबको मालूम है कि लाइट जो है वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द लाइट। तो इट इज ऑल्सो कंसिडर एज लाइट पार्टिकल ऑफ द लाइट दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से अगर लाइट पास हो रही है तो लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटोन्स की प्रॉपर्टीज के अंदर कि फोटोन्स जो है वो हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज जो है वो रहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, आप सारा का सारा जो है वो नोट डाउन करते रहो। देखो बेटा, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जो न्यूटन ने फिजिक्स दी थी ना, उसके अंदर हम लोगों ने मासेस के कॉन्सेप्ट क्लास 11th के अंदर जो है वो पढ़ रखे हैं। पहले 5-6 यूनिट्स के अंदर जो है ये सब चीजें दे रखी है। लेकिन पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो मॉडर्न फिजिक्स में मास जैसा कोई कॉन्सेप्ट हम लोगों ने न्यूटोनियन सेंस में नहीं डिफाइन कर रखा। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो मास ऑफ द फोटोन को इज नॉट डिफाइंड इन द न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट। हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो बिल्कुल इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि मास का कॉन्सेप्ट एक न्यूटन की फिजिक्स थी, पुरानी फिजिक्स थी। अब ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मास ऑफ द फोटोन इज अ सेंसलेस क्वांटिटी। आगे बात करूंगा बेटा मैं, ये हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा है। प्लैंक्स की थ्योरी थी, उसने सबसे पहले ये बोला था कि अगर लाइट या कोई भी पार्टिकल या कोई भी वेव जो है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है, तो उसकी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी को जो है वो कैरी करता है। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के, तो E इज इक्वल टू एच म्यू। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड जो है वो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो रहती है। एक बार मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूं कि क्या लिखा हुआ। ईच फोटोन हैज डेफिनाइट एनर्जी विच इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। एक फिक्स्ड एनर्जी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी लाइट की जो है वो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद अगर मैं इस एनर्जी की बात करूं, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन का हटा के हम लोग जो है वो एच लगा देते हैं, और एच को हम लोग जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास 6.626 इंटू 10⁻−34, काफी छोटी वैल्यू है ये रहती है। आई होप ये क्लियर है, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। आगे देखो बेटा, इसके अंदर क्या है, सबको मालूम है ये कॉन्सेप्ट, सबने जो है वो पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लैम्डा। और लाइट की जो वेलोसिटी होती है ना, उसको बेटा जी हम लोग c से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, c इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लैम्डा जो है वो हमारे पास हो गया। तो म्यू जो है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है, एंड लैम्डा एज यूजुअल जो है वो हम लोग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो इससे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से अगर आप एक चीज देखो, तो म्यू की वैल्यू जो है, म्यू कैन बी रिटन एज c बाय लैम्डा। तो यहां पे देखो दो फॉर्मूलाज थे हम लोगों के पास, E इज इक्वल टू एच म्यू। अभी हम लोगों ने प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से पढ़ा, इस म्यू की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो म्यू की वैल्यू मैंने यहां से उठा के इस जगह पे पुट कर दी, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो एच सी बाय लैम्डा हमारे पास होगी। आई होप ये क्लियर है। तो ये वाला लाइन जो है वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों ने क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर कर रखा है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा की वैल्यू जो है वो एच अपॉन एम वी के बराबर रहती है। अगर मैं यहां से एम वी की बात करूं तो इट इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। तो एम वी इज द मोमेंटम, जिसको मैं यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
तो इट इज इक्वल टू h बाय लैम्डा जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखो लैम्डा जो है दैट कैन बी रिटन एज c बाय म्यू। तो ये जो है बेटा जी, मैं यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूं तो इट कैन बी रिटन एज h म्यू बाय c, विच इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम ऑफ द लाइट। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ द लाइट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मास को हम लोग डिफाइन जो है वो न्यूटोनियन सेंसलेस है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, लेकिन हाँ मोमेंटम को हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास डिफाइन नहीं है लेकिन मोमेंटम जो है हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे जो है यही कॉन्सेप्ट इसका आपको जानना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं बेटा मैं। अब ये कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट में क्या डिफरेंस है। तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को जो है वो बताने वाला हूं। फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की लाइट की एनर्जी कितनी है। E इज इक्वल टू एच म्यू। मान लो एक गाड़ी चल रही है, आपको वो गाड़ी कितनी तेजी से आ रही है, कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। लेकिन कितनी ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, मतलब द नंबर ऑफ कार्स कमिंग टू अ सर्टेन प्लेस, या द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द लाइट, दैट इज द नंबर ऑफ द फोटोन्स, अगर जो लाइट के साथ कितने आ रहे हैं, उस फैक्टर को जो है बेटा हम लोग इंटेंसिटी से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ इज द नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो है एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहे हैं यूनिट सेकंड के अंदर जो है, या 1 सेकंड के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ फोटोन्स लाइट के एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, उसको हम लोग जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। एक बेटा जी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें बच्चे यूजुअली कंफ्यूज कर जाते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास h टाइम्स म्यू रहती है। मतलब एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है एनर्जी। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। लो एनर्जी के भी 10 फोटोन हो सकते हैं, हाई एनर्जी के भी 10 फोटोन हो सकते हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं उन 10 फोटोन्स की बात कर रहा हूं जो मूव करके लाइट के साथ आ रहे हैं, नॉट द एनर्जी ऑफ द लाइट। फ्रीक्वेंसी की बात जो है वो मैं नहीं कर रहा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन। हाई इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन डज नॉट मीन दैट ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन्स आ रहे हैं। हाई इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन का मतलब ये है कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो आपके पास आ रहे हैं। दैट्स इट। आगे, बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट द एनर्जी ऑफ द लाइट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो बेटा अगर मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि एनर्जी और इंटेंसिटी का कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है इस कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर, तो आप ये समझ लो कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को चेंज कर रहा हूं, मतलब मैं 20 फोटोन की जगह 50 फोटोन कर रहा हूं, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन वेरी नहीं करेगा, वो सिर्फ एक नंबर में वेरिएशन जो है वो हो रहा है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं पहले यूजुअली बता चुका हूं कि अगर मेरे को मेटल के सरफेस के ऊपर से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो आई हैव टू प्रोवाइड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो उस एनर्जी को हम लोग जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और वर्क फंक्शन भी हम लोग कई बार उसको बोल देते हैं, जिसको हम लोग फाई से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू वेनिश और एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल, उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ये डिस्कस हो चुका है। प्योर मेटल्स के अंदर यूजुअली जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में जो है ये वैल्यू रहती है, ये आपको पता होनी चाहिए। और वैल्यू जो है वो नेचर और प्योरिटी ऑफ द मेटल पे जो है वो डिपेंड करती है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इसके अंदर आपको क्या जानना है कि जब भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ द लाइट विद द मेटल सरफेस फोटोन मे कोलाइड विद द मटेरियल पार्टिकल्स। तो जब भी मान लो किसी लाइट का इंसिडेंट हो रहा है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो जब भी उसके ऊपर फोटोन्स जो है वो फॉल करेंगे, तो बट ऑब्वियसली वो मेटल के एटम्स के साथ या इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो स्ट्राइक करेंगे। अब क्योंकि हम लाइट को एज ए पार्टिकल बिहेव कर रहे हैं, लाइट को हमने फोटोन की फॉर्म में जो है वो एज्यूम कर रखा है, तो जैसे ही फोटोन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक मेटल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उनसे स्ट्राइक करेंगे, तो वो एक कोलिजन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पे हम लोग लगाते हैं। तो आइंस्टीन ने जो है इस कॉन्सेप्ट को कैसे डिफाइन कर रखा था कि जैसे ही कोलिजन होता है फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो वो एक इलास्टिक कोलिजन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो लाई करता है। अब इलास्टिक कोलिजन वाली कैटेगरी के अंदर क्या लाई करता है कि जितनी एनर्जी फोटोन जो है वो लेके आ रहा है,
और जितना मोमेंटम जो है वो फोटोन के अंदर प्रेजेंट है, वो सारी की सारी एनर्जी और मोमेंटम जो है ड्यूरिंग द कोलिजन क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोन जो है वो क्या हो सकता है, एब्सॉर्ब भी हो सकता है। अब इमेजिन करके चलो, मान लो मेरे ऊपर, मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं और मेरे ऊपर एक बम्बार्डमेंट हो रही है और आई एम स्टिकिंग टू द मेटल सरफेस। तो हुआ क्या, जैसे ही मेरे ऊपर जो कोई भी चीज आके स्ट्राइक करेगी तो आई मे लीव द मेटल सरफेस और आई मे स्ट्राइक विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नियर बाय मी। तो बट ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि फोटोन अगर हाई एनर्जी बीम का मेरे ऊपर आके स्ट्राइक कर रहा है तो मेरे को मेटल के सरफेस से बाहर निकाल ही देगा। वो डिपेंड कर रहा है कि मैं कितना कोने पे लटका हुआ हूं कि मेरे को हल्का सा पुश मिला और मैं मेटल के सरफेस को छोड़ के जो है वो चला गया। अगर मान लो मेरे को जो है वो हाई एनर्जी लाइट जो है मेरे ऊपर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन जैसी कोलिजन होता है तो वैसी मैं एक अपने जो है वो दूसरे से स्ट्राइक कर जाता हूं, या दूसरे आदमी से जो है जो मेरे ऊपर आ रहा है उससे अगर मैं टकरा जाता हूं, तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रुक जाएगा। रुक जाएगा तो मतलब फोटोन एमिट नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट जो है वो नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी भी प्रोवाइड करी तो कोलिजन भी हुआ, और लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन में गेट एमिटेड, डिपेंडिंग ऑन वो इलेक्ट्रॉन जिस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है वो कितना डीप लाई कर रहा है। अगर तो वो ब्रिंक पे है, सरफेस पे है, तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन टकराया, मैं दूसरे से टकराया, मेरी एनर्जी लूज होगी, मेरी एनर्जी उसमें चलेगी, और जितनी एनर्जी चाहिए थी अब मेरे पास वो नहीं बची क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी साथ वाले इलेक्ट्रॉन को। तो मैं, जरूरी नहीं है कि मेटल के सरफेस को जो है वो छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, तो देर इज अ मतलब जब भी आप देखो डेफिनेशन वगैरह के अंदर तो एक वर्ड लिखा होता है मे का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। अब कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो नहीं होगा, तो जैसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू किया, जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया उसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो हो सकता है जिसपे लाइट स्ट्राइक करी है वो ना गया, उसने दूसरे को धक्का मार के निकाल दिया हो। या हो सकता है दोनों में एनर्जी डिवाइड होगी और दोनों की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है, अब दोनों ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से कोलिजन जो है वो हो रहा है। तो फोटोन जब स्ट्राइक करा, मान लो मैंने 100 जूल एनर्जी चाहिए थी, मुझे 100 जूल मैंने मिल गई, लेकिन जैसे ही मैं मूव करने लगा 50 जूल इसको चली गई। तो अब हम दोनों ही नहीं मूव करे, हम अंदर ही घूम रहे हैं, बाहर जाने की एनर्जी 100 जूल थी, अब वो हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो, द फोटोन मे गेट एब्सॉर्ब और द न्यू फोटोन में बी एमिटेड। अब क्वेश्चन आता है न्यू फोटोन कैसे एमिट होगा। अब फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझो कि मान लो एक सरफेस को लूज करने के लिए जो थी वो 50 जूल एनर्जी चाहिए थी। ठीक है, एक फोटोन के पास थोड़ी सी एनर्जी तो गेन करता है, लेकिन वो एनर्जी सडनली लूज कर देता है। जब एनर्जी सडनली लूज करता है तो वो लॉस ऑफ एनर्जी भी लाइट की फॉर्म में ही होता है, क्योंकि ये यूजुअली क्या रहता है, जैसे मान लो बहुत सारे एनर्जी लेवल है। ठीक है, मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके यहां जंप कर गया, थोड़ी देर यहां टिका और वो दोबारा से वापस आ गया। जब दोबारा से वापस आएगा तो फिर एक फोटोन जो है वो एमिट हो सकता है। तो अ न्यू फोटोन मे गेट एमिटेड, तो नया फोटोन जो है वो एमिट हो सकता है। तो एनर्जी लेवल्स है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज, डिपेंडिंग ऑन कितनी एनर्जी गेन कर रही है, वो कहां के लेवल पे जंप कर रहा है, और वो लेवल पे कितनी देर टिक रहा है, और वापस जब दोबारा आ रहा है तो नया फोटोन जो है वो एमिट कर रहा है। तो इस तरह से नया फोटोन जो है वो एमिट हो सकता है। आई होप ये वाला पॉइंट भी जो है वो आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अब एक चीज और जान लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों के दिमाग में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स जो एमिट हो रहे हैं ना वो कंजर्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि एनर्जीज जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिनेरियोज जो है वो जनरेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से फोटोन्स जो है वो कंजर्व नहीं रहते। लेकिन हाँ, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहती है, एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहती है, जिसकी पार करके ही या जिससे कम वैल्यू पे ही जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करता है। अगर उस वैल्यू के जो है वो हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उसको नहीं दे पाते, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो बाहर निकलने की है वो बहुत ज्यादा कम जो है वो रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, जो मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड है उसको हम लोग लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ wavelength that is required, या it is a wavelength not the minimum amount, it is the wavelength that is, आगे मैं डिस्कस करूंगा मिनिमम कौन है मैक्सिमम कौन है। तो it is the wavelength that is required for the photoelectric effect to take place। अगर वैल्यू इससे ज्यादा है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस नहीं करेगा। ये पैरा मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसे ही एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और अगर इस किसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड लाइट से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो टेक प्लेस नहीं करता। अब इसको मैं आगे टेकअप कर रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा, इसी को समझा देता हूँ पहले मैं आपको। अब देखो, समझने के लिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लो। एनर्जी जो है दैट इज एच म्यू।
तो मैंने बोला मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को बोल देता हूं ई नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। तो इतनी तो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए। अगर मैं इससे ज्यादा दूंगा, अगर E की वैल्यू क्या है, E नॉट से बड़ी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा। तो अगर E की वैल्यू E नॉट से बड़ी है तो मतलब जो मेरी फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन एच म्यू, तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो यहां से एकदम सिंपल भाषा में आपको समझ आ गया कि अगर मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो एनर्जी की बात कर रहा हूं, ये कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, ये एक इंसिडेंट एनर्जी की बात जो है वो की जा रही है। अगर मेरी इंसिडेंट एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो टेक प्लेस करेगा। आई होप ये क्लियर है। तो इस पैरा में जो है वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो टेक प्लेस करेगा। आगे देखो, अगर मेरी इंसिडेंट एनर्जी जो है वो मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है, कम है, तो इसका मतलब एच म्यू जो है वो एच म्यू नॉट से कम होगा, क्योंकि लैम्डा एच एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से कम है। मतलब अगर मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो मेरी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर, इस केस के अंदर जो है विल नॉट टेक प्लेस। तो इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमारे पास टेक प्लेस नहीं करेगा। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे ही इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, अब यहां पे ध्यान से देख लेना। एनर्जी जो है दैट इज एच सी बाय लैम्डा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करूं मैं, ई नॉट दैट इज एच सी बाय लैम्डा नॉट। अगर मेरी इंसिडेंट एनर्जी जो है वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा। तो यहां पे देख लो, लैम्डा इज ग्रेटर देन एच सी बाय लैम्डा नॉट। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज, यहां से मैं हटा देता हूं, इसको ध्यान से देखना जरा, दिस इंप्लाइज वन बाय लैम्डा इज ग्रेटर देन वन बाय लैम्डा नॉट, क्योंकि एच सी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों साइड से रिमूव कर दी। अब बट ऑब्वियसली जो यहाँ के पे क्या होगा, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी तो ये, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टेक प्लेस कराने के लिए आप याद रखो कि जो मेरी इंसिडेंट वेवलेंथ है दैट शुड बी लेसर देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां पे देखो, अगर ये लेसर नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस नहीं करेगा। अगर ये लेसर है इंसिडेंट जो वेवलेंथ है लैम्डा नॉट से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा। अब देखो एक केस ले रहे हैं जब ये लेसर नहीं है, मतलब जब ये लैम्डा नॉट बड़ा है, सॉरी लैम्डा नॉट जिस केस में बड़ा है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी लेसर होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से उसको ज्यादा मिल रही है। अब ऐसे ही दूसरे वाला केस अगर मैं लेके चलूं कि अगर मैं इंसिडेंट एनर्जी जो है वो लेसर है थ्रेशोल्ड से, तो इस केस में देखो एच सी बाय लैम्डा इज लेसर देन, यहां पे क्या आएगा, एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो यहां से देख लो क्या आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा नॉट की वैल्यू जो है वो लेसर आ जाएगी किससे, लैम्डा से, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी लैम्डा नॉट से, तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो टेक प्लेस नहीं करेगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। इसी बेसिस पे जो है वो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो दी। इस इक्वेशन को मैं आपको अच्छे से जो है वो समझाने वाला हूं। तो यहां पे देख लेना, मैं एक मान के चल रहा हूं एनर्जी ई, विच इज द इंसिडेंट एनर्जी, जिसको मैंने एच म्यू बोल दिया। एक मैं मान के चल रहा हूं ई नॉट, विच इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको मैंने लैम्डा नॉट बोल दिया। अब जितनी एनर्जी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं माइनस जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है, इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस है ना, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड। मतलब क्या, आइंस्टीन ने इसको प्योर कोलिजन के हिसाब से जो है वो एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्जांपल मान लो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़ा हुआ है, इसको मिनिमम 50 जूल एनर्जी चाहिए, तो हिलाने के लिए यहां से, मतलब यहां से निकालने के लिए। अगर मैं इसको 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो 50 जूल, जो 100 जूल मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके अंदर से जो 50 जूल एनर्जी है वो सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में यूज हो रही है। अब क्योंकि देखो एनर्जी कंजर्व्ड है, तो 50 अगर वहां पे यूज होगी तो बाकी कहां बची, तो बाकी ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो बाकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाती है, देखो, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पे देखो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं।
और 1921 के अंदर आइंस्टीन को फिजिक्स के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज मिला था इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वजह से। ये आपको जो है वो जानना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। इसके एक और हमारा यहाँ पे एक पैरा रह गया हुआ है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आई होप ये फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन की इक्वेशन और किस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है ये सब आपको क्लियर है। तो आगे देखो, एज द फोटोन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, द कंजर्वेशन ऑफ energy is valid in this case. Some amount of photon is absorbed in removing the electron from the atom and rest of the energy is converted in the kinetic energy of the electron. तो ये मैं आपके साथ अभी आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में डिस्कस किया कि जितनी एनर्जी मैंने डाली कुछ तो उसको इजेक्ट करने में यूज होगी और जो बाकी हुई वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड के बराबर जो है वो हो गया। अब बेटा जी यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, दैट इज यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा है? क्योंकि देखो बेटा, मैंने आपको यही बात बोल रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं मैं कि मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं कोई अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं हूं इस मेटल सरफेस के ऊपर। मेरे साथ सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो प्रेजेंट है। तो जैसे ही मेरे ऊपर लाइट जो है वो फॉल करेगी, आई मे कोलाइड विद द अनदर एडजॉइनिंग इलेक्ट्रॉन, आई मे लूज द एनर्जी। तो वो एनर्जी लूज होगी तो हो सकता है जितनी एनर्जी मेरे को, मान लो 50 जूल एनर्जी इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी निकालने के लिए और 100 जूल एनर्जी इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो 50 चाहिए तो 50 खर्च होगी, बाकी बची 50 हो सकता है मैं 10 किसी और को दे दूं और 40 से रिमूव हो। तो 50 जो बची हुई एनर्जी है दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वो उस स्पेशल केस में है जब वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट कोलाइडिंग विद एनी अदर एडजॉइनिंग इलेक्ट्रॉन और लूजिंग एनर्जी टू एनी अदर एडजॉइनिंग न्यूक्लियस, ठीक है। वो सिर्फ उस केस में वैलिड है। तो इसलिए यहाँ पे टर्म हम लोग जो है दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। और आज जो है मैं आगे बढ़ रहा हूं और हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो करंट। मतलब जो पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट है, जो करंट जनरेट हो रहा है या जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट से एमिट हो रहे हैं तो उसके इंपैक्ट से जो करंट जनरेट हो रहा है उसका क्या इफेक्ट है। तो वो सब जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। आपको शायद याद हो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो है वो ये एक फिगर जो है वो डिस्कस करी थी जिसमें मैंने ये बोला था कि ये एमीटर का काम कर रहा है जिसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो फॉल कर रही हैं, ठीक है। ये एमीटर के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी फॉल करती हैं तो यहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और इस साइड पे जो है वो रिलीज होने लग जाते हैं। जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक कलेक्टर प्लेट जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट होता है वैसे ही फोटो करंट का जनरेशन जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं पोटेंशियल को वेरी करवाऊं तो फोटो करंट के ऊपर जो है वो किस तरह से इंपैक्ट जो है वो होता है। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। तो देखो, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट मे बी स्टॉप्ड by applying negative potential so that electrons feel repulsion after getting rejected from the metal plate. It is not rejected, it is actually ejected from the metal plate. तो यहाँ पे जो है ये ejected आएगा। तो एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं। देखो, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर मान लो ये बैटरी को मैं रिवर्स ऑर्डर में लगा दूं, मतलब यहाँ पे जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल लगा दें और ये वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी से जो है वो अगर मैं अटैच कर दूं, तो बट ऑब्वियसली जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विल फील रिपल्शन। और यहां से इस प्लेट, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज बैटरी से जो है वो कनेक्टेड है, तो ये रिपल्शन फील करेगा जिसकी वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से जो है वो इस पर्टिकुलर एमिटर प्लेट से जो है वो जाके अटैच हो जाएगा। तो ऐसा पोटेंशियल जिससे जो सफिशिएंटली हाई हो, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेट पे रीच आउट ना कर पाए, दैट इज रेफर्ड टू एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द फोटो करंट। अब देखो फोटो करंट स्टॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फोटो करंट इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन कॉज कर रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्शन की वजह से वापस अपना पाथ जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएंगे, जिसकी वजह से जो है मेटल कलेक्टर प्लेट पे जो है वो रीच आउट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा पोटेंशियल
को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बोल देते हैं। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड जिसका, उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो अब देखो, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना हो तो अब देखो एक सोचने वाली बात है कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जब फोटोन फॉल कर रहा है तो इट डिपेंड्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी एनर्जी से जो है वो इजेक्ट हो रहा है, कितनी काइनेटिक एनर्जी से जो है वो इजेक्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती थी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से। एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के बराबर जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो रहती है। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि देयर मे बी अ चांस कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो किसी और इलेक्ट्रॉन या एटम से टकरा के अपना एनर्जी लूज कर दे। तो अगर वो अपना एनर्जी लूज कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी मे वेरी फ्रॉम सम लिमिट्स टू दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू, तो उससे कम भी हो सकती है। तो इसका मतलब बहुत सारी एनर्जीज के मिक्सचर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है। अगर मान लो मेरे को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से प्लेट से निकल के आ रहे हैं, अगर मेरे को सबको रोकना है तो मैं सबसे तेज वाले को रुकने में अगर कैपेबल हो गया, सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर मैं स्टॉप करने में कैपेबल हो गया, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं स्टॉप करने में कैपेबल हो गया, तो सारे बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रुक जाएंगे। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, इन ऑर्डर टू स्टॉप एन इलेक्ट्रॉन और ऑल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रीचिंग द मेटल प्लेट we just need to stop the electrons having the maximum kinetic energy। क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर वो हमने सबसे ज्यादा एनर्जी लगा ली तो स्लो वाले तो अपने आप ही रुक जाएंगे, क्योंकि अगर सबसे तेज वाला काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ही रीच आउट नहीं कर पा रहा तो स्लो वालों को तो बट ऑब्वियसली रिपल्शन मिल ही जानी है, तो वो तो कलेक्टर मेटल प्लेट पे रीच आउट करेंगे ही नहीं। तो आई होप ये क्लियर है। तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी भी काइनेटिक एनर्जी उस पर्टिकुलर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से स्लो है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर प्लेट पे रीच आउट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहां पे रुक जाएंगे। तो दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल वैल्यू को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं इक्वेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब इसको ऐसे इमेजिन करके चलो, मान लो ये मैं इसको आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। तो बेटा आप इसको ऐसे समझो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। मान लो ये मेरे पास जो है वो एमिटर प्लेट है, इसके ऊपर जो लाइट है वो स्ट्राइक कर रही है। इंटेंसिटी ज्यादा लाइट स्ट्राइक करने का मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट स्ट्राइक करने का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहां से अब स्टॉपिंग पोटेंशियल में अगर मैंने सबसे तेज मूविंग वाले को रोक लिया तो बाकी अपने आप रुक गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे तेज वाले को रोक लो, बाकी चाहे 1000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 50 करोड़ इलेक्ट्रॉन हो, सारे के सारे रुक जाएंगे अगर मैक्सिमम वाले को रोक लिया। तो इसका मतलब इंटेंसिटी का तो कोई इंपैक्ट है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम वाले को इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कैपेबल हो गया, मतलब मैं इतना रिपल्शन अगर जनरेट कर पा रहा हूं, तो चाहे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, चाहे 20 आ रहे हैं, चाहे 50 आ रहे हैं, 50 करोड़ आ रहे हैं, चाहे 50 अरब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रुक जाएंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। इसका मतलब जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है लाइट की, या जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी उसकी लाइट की, तो ये ग्रेट फैक्टर्स हैं जो विच आर डिसाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन, मतलब ये किसकी बात हो रही है, फोटो करंट की बात हो रही है, या तो वेवलेंथ बोल लो या फ्रीक्वेंसी बोल लो, उस पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी से इसका कोई लेना देना जो है वो नहीं है। आई होप ये क्लियर है। बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में और डिटेल में आता रहेगा। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब देखो बेटा जी, इसको मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं। हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ये थी आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू म्यू को लिख दिया मैंने एच सी बाय लैम्डा माइनस दिस इज वर्क फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। इस वर्क फंक्शन को मैं फाई से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप करना है, सबको मालूम है। पोटेंशियल जो है, वर्क डन जो है, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वर्क डन जो है क्या लिख रहा हूं, एक मिनट। सबको मालूम है जो पोटेंशियल है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर है, तो यहां से वर्क डन कितना कर रहा है, वो Q टाइम्स V के बराबर है। तो Q मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज E टाइम्स V नॉट विच इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस 5।
ये कैसे आया इक्वेशन? क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है अगर मेरे को, तो मैं ईवी नॉट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अप्लाई कर रहा हूं। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी या दिस इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ चार्जेस जो है वो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ईवी नॉट की वैल्यू एच सी बाय लैम्डा जो है वो माइनस टाइम्स फाई के बराबर जो है वो यहाँ पे हो जाता है। आगे देखो, इस जगह पे एक और फैक्टर जो है हम लोग कर सकते हैं, दैट इज वी नॉट, दैट इज इक्वल टू, यहां ध्यान से देखना, एच सी बाई ई इंटू वन बाय लैम्डा माइनस फाइव बाई ई। जो इस जगह पे ई वाला फैक्टर था, इसको मैंने दोनों साइड पे जो है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या फाइनल इक्वेशन जो है वो बन गई, एक तो ये इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट दैट इज इक्वल टू एच बाई ई टाइम्स म्यू माइनस फाइव बाई ई। तो माइनस फाइव बाई ई के जो बराबर है वो यहाँ पे हम लोगों के पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, ये बन गया v इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई टाइम्स म्यू, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे फाइव बाई ई, फाइव इज द वर्क फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है जिसको हम लोग बोल देंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इसको, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दूं, मैं इसी स्लाइड में कर देता हूं, ये सारा का सारा मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान से आपने आई होप नोट कर लिया होगा। तो अब देखो जरा, यहां पे मेरे पास जो इक्वेशन थी v नॉट दैट इज इक्वल टू एच बाई ई टाइम्स म्यू माइनस फाइव बाई ई। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर मैं v नॉट को जो है वो y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं, वी नॉट को, और एक्स एक्सिस पे जो है वो मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूं, तो मेरे पास ये कंपेयर करने से जो एम टाइम्स, सॉरी यहाँ पे जो m की वैल्यू आ जाएगी इसके साथ कंपेयर करने से, दैट विल बी इक्वल टू h बाई ई, और जो कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू माइनस फाइव बाई ई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्लोप होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, फ्रीक्वेंसी के साथ जो ग्राफ बनेगा, उस पर्टिकुलर ग्राफ का जो स्लोप है, दैट स्लोप डिपेंड्स ऑन द फैक्टर h which is a Planck's constant and is a constant, और it depends on the charge of the electron that is also a constant। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप है दैट इज h बाई ई, स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एनी अदर लैम्डा फैक्टर, और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर ऑफ अ लाइट। तो ये स्लोप जो है वो सेम है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे मैं मेटल गोल्ड की बात करूं, चाहे मैं मेटल सिल्वर की बात करूं, चाहे मैं मेटल सीजियम की बात करूं, सारे मेटल्स के केस का अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो सारे मेटल्स का ग्राफ जो है वो पैरेलल आने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से निकल के आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो स्लोप फैक्टर है दैट स्लोप फैक्टर इज अ कांस्टेंट। उसके बाद देखो जो सी फैक्टर आ रहा है यहाँ पे हम लोगों के पास, जो सी है, देखो तो इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं यहाँ पे, तो देखो एच बाई ई स्लोप एक पॉजिटिव स्लोप है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से जो है वो इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये वाला फैक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस फाइव बाई ई के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, कैसे? म्यू की वैल्यू जीरो पुट कर दो, जैसे हम लोग करते थे ना जो नाइन्थ क्लास के अंदर, म्यू की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो वी नॉट की वैल्यू जो है वो माइनस फाइव बाई ई के बराबर आ जाएगी। तो वी नॉट की वैल्यू माइनस फाइव बाई ई आ गई, बाकी ये जो स्लोप है इसका एम की वैल्यू ये एच बाई ई के बराबर जो है ये हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमने क्या करना है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्राफ के, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, पहले मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करा जो है वो मैं बता देता हूं। तो ये देख लो, ये ग्राफ की स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, टेंजेंट थीटा स्लोप होता है यहाँ पे हम लोगों के पास, इस जगह पे जो है स्लोप है जिसकी वैल्यू एच बाई ई है। एक्स एक्सिस पे मैंने फ्रीक्वेंसी प्लॉट की जिसको म्यू बोलते हैं, वाई एक्सिस पे मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट किया जिसको हम लोग वी नॉट जो है वो बोल देते हैं। अब v की वैल्यू जीरो पे इसकी वैल्यू माइनस फाइव बाय ई नॉट के बराबर जो है वो रहती है। तो देखो स्लोप ऑफ द कर्व इज कांस्टेंट एंड इज सेम फॉर ऑल द मेटल्स, और उसकी वैल्यू जो है वो h बाई ई के बराबर है। y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू फाइव बाई ई। फाइव जो है वो हम लोगों के पास क्या है, एक वर्क फंक्शन है। greater the y intercept, greater will be the energy required to move the electron। अब मान लो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो आपको समझा रहा हूं, ये देखो यहाँ पे ये हम लोगों ने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं, एक बार मैं भी कर देता हूँ यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ। तो इस ग्राफ को ना मैं, एक काम करते हैं हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ यहां से, ऐसे, ठीक है, और दूसरे वाले मेटल कर्व को भी मैं यहाँ पे
इस तरह से पीछे ले जाता हूं और इस वाले कर्व को भी पीछे ले आता हूं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है, ये क्या फैक्टर था, -5/e, ये फर्स्ट वाले का, ये -5/e, ये किसका है हमारे पास यहाँ पे सेकंड वाले का, ठीक है। ये φ1 ले लिया, इसको φ2 ले लेते हैं। अब देखो जितना ज्यादा y फैक्टर होगा, मतलब ये वाला y इंटरसेप्ट जितना ज्यादा होगा, देखो फर्स्ट केस में जो y इंटरसेप्ट है हम लोगों के पास ये वाला, इसको मैंने c1 ले लिया। सेकंड केस का जो y इंटरसेप्ट है इसको मैंने c2 ले लिया। तो यहाँ पे सबको नजर आ रहा है c2 की वैल्यू जो है वो c1 से बड़ी है। c2 की वैल्यू अगर c1 से बड़ी है तो -φ2/e की वैल्यू जो है वो -φ1, अगर मैं मैग्नीट्यूड की ही बात करूं इस जगह पे, तो यहाँ पे देख लो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सीधा φ1/e से बड़ी है। तो इसका मतलब जो φ2 की वैल्यू है वो φ1 से बड़ी है। इसका मतलब जितना ज्यादा हमारे पास जो है वो एक y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा जो है वो थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर मेटल का होगा। तो अगर मैं इन दोनों मेटल्स को कंपेयर करूं तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल 1 is lesser than the work function of the metal 2। तो यहाँ पे देख लो इन द डायग्राम थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द मेटल 1 इज स्मॉलर, मतलब वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ही बात है, तो स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि ये नीचे कट कर रहा है और ये वाला ग्राफ उससे भी नीचे है, जिसकी वजह से जो है ये वाला y इंटरसेप्ट बढ़ जाता है, y इंटरसेप्ट बढ़ जाता है तो φ2 की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन देख लो, ग्रेटर द y इंटरसेप्ट ग्रेटर विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन विच इज एनीवे द वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। तो आज बेटा जी हम लोग देखने वाले हैं कि इंटेंसिटी का जो है वो क्या इंपैक्ट होता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। मतलब इंटेंसिटी मतलब जब हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो किसी मेटल प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करवा रहे हैं तो क्या इंपैक्ट होता है हमारे पास जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो ये बट ऑब्वियस है कि अगर मान लो एक सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है जब स्ट्राइक करेगा किसी मेटल प्लेट के ऊपर तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स, मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा कोलिजन्स जो है वो फोटोन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टेक प्लेस करेंगे। जितने ज्यादा कोलिजन्स फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टेक प्लेस करेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास एमिट होंगे। तो बेटा जी देखो यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, जैसे जैसे इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती रहती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो मतलब ज्यादा करंट जो है वो हमारे पास निकलने वाला है। तो ये इस चीज का जो है वो हम लोगों के पास एक मेजर कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों के पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये एक तो ये ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बार ये वाले दोनों लाइंस जो है वो आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज करेगा इंटेंसिटी के साथ। क्यों? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं जिससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट जो है वो होंगे। कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे देखो ये जो भी हम लोगों ने ग्राफ जो है वो बना रखा है, इसके अंदर एक कंडीशन जो है वो हम लोगों ने लगा दी, क्या कि म्यू की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट रेडिएशंस जो है एक मेटल प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रही है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट ले ली। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है बेटा जी मूव कर रहा हूं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इन ग्राफ्स के ऊपर अधिकतर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये कुछ फैक्टर्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो देखो है क्या ये, फोटो करंट का वेरिएशन कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल के साथ फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो देखो सोचने वाली बात है, यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट करा था, वो क्या कि ईवी नॉट जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हम लोगों के पास क्या था, एच सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई के बराबर था। तो यहां से वी नॉट की वैल्यू आ रही है, मैं ना इसको म्यू की टर्म्स में लिख रहा हूं, एच बाय ई माइनस फाई बाय ई। तो आप एक चीज यहां पे नोटिस करी कि वी नॉट जो है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, बाकी क्यों, क्योंकि देखो ये H भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वो कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर मेटल कांस्टेंट है।
वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर मेटल के लिए वेरी नहीं करती है। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक पर्टिकुलर मैटर की बात कर रहा हूं, तो जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो एक सोचने वाली बात है कि अगर मैं मान लो एक लाइट यूज कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, और एक जो है वही सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज कर रहा हूं जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, एक उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे 3 लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूं। तीनों में क्या है, I3 की वैल्यू, मतलब एक ऐसी लाइट जहां पे जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, एक I2 इंटेंसिटी वाली लाइट और एक I1 इंटेंसिटी वाली लाइट। कंडीशन क्या है, म्यू फैक्टर जो है वो इन तीनों रेडिएशंस का कांस्टेंट है, मतलब म्यू की वैल्यू जो है वो इन तीनों रेडिएशंस के लिए जो इंसिडेंट लाइट में डाल रहा हूं वो सेम है। अब क्वेश्चन पॉइंट ये आता है कि अगर म्यू सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो है वो इन पर्टिकुलर लाइट्स का सेम रहने वाला है। तो यहां पे देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द फोटो इलेक्ट्रिक कलेक्टर प्लेट टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रीचिंग द कलेक्टर प्लेट। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है। तो नेगेटिव पोटेंशियल है तो मतलब क्या कि यहां पे देखो, ये मान लो अगर मैं जीरो पोटेंशियल मान के चल रहा हूं तो नेगेटिव पोटेंशियल बट ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में लाई करेगा, और एक सर्टेन पोटेंशियल होगा जिसको मैंने क्या बोल दिया, -V0 वैल्यू इसकी बोल दी, जिस पोटेंशियल पे, यहां पे देखो इस एक्सिस के ऊपर जो है वो फोटो करंट है, जिस पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना बंद कर देंगे। अब सबसे पहला पॉइंट जो आपको ये जानना है कि इस ग्राफ के अंदर हम लोगों के पास जो एक्स एक्सिस है इस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने प्लॉट कर रखा है, वाई एक्सिस के ऊपर फोटो करंट प्लॉट कर रखा है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और जितनी भी रेडिएशन हम लोग डिफरेंट यूज कर रहे हैं उन तीनों रेडिएशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम है तो हम लोगों के पास एक ही पॉइंट से जो है ये ग्राफ स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम वैल्यू जो है वो टेकअप करेगा। आई होप ये बेटा जी आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैं फॉल करवा रहा हूं या जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स मैं फॉल करवा रहा हूं मेटल प्लेट के ऊपर सर्टेन फ्रीक्वेंसी के, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, मतलब उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होने वाला है। तो यहां पे देखो, जैसे जैसे फोटोन स्ट्राइक करते रहेंगे तो करंट की वैल्यू जो है वो ऊपर जाती रहेगी, जैसे जैसे फोटोन स्ट्राइक करेंगे करंट जो है वो ऊपर जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक करंट की वैल्यू जो है वो क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी। करंट की वैल्यू जो है वो क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस पर्टिकुलर जगह से शुरू हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को जीरो की तरफ जो है वो मूव करवा रहा हूं। अब क्योंकि इंटेंसिटी I3 जो है वो ज्यादा है, इंटेंसिटी I3 अगर ज्यादा मैं मान के चल रहा हूं तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करेंगे, मतलब ज्यादा तेजी से जो है वो करंट मूव करेगा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे I1 इंटेंसिटी का इतना करंट है, I2 का इतना है, I3 का इतना है। I3 का करंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो ज्यादा है, तो ज्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो इसका पर्टिकुलर कर्व जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए, और डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा कर्व का वो हम लोगों के पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो इसमें सोचने वाला है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद ये ग्राफ जो है वो हम लोगों के पास एक कांस्टेंट वैल्यूज को अचीव कर रहा है। ग्राफ कांस्टेंट वैल्यूज को क्यों अचीव कर रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस को जब हम लोग लाइट पे एक्सपोज कर रहे हैं तो उसकी एक सर्टेन लिमिट है, उसका एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया है, जितने सरफेस एरिया पे लाइट जो है वो फॉल कर रही है। अगर मान लो उसका मैक्सिमम जो है वो लेवल अचीव हो गया है एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे, तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट नहीं होंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जितनी मैक्सिमम लाइट फॉल कर रही है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं, तो एक सैचुरेशन आ जाता है, जिस पॉइंट पे जो है उससे ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि जितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे थे वो सारे फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहे हैं, सैचुरेशन आ चुका है, तो करंट की वैल्यू एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद जो है वो क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यूज की तरफ जो है वो मूवमेंट हमारा शुरू हो जाएगा।
आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। अब इसके अंदर कई बार आपको ये जानना है कि I3 इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी I2 से और I1 से। ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक हो रहे हैं, मतलब ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए ये वाला कर्व जो है ये ऊपर है, ये वैल्यू ऑफ करंट प्रोड्यूस कर रहा है। I2 क्योंकि नीचे है तो इतनी वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, I1 सबसे नीचे है तो ये पर्टिकुलर वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। बट ऑब्वियसली ये हमारे पास इस पर्टिकुलर जगह पे लोएस्ट है, और ये वाली वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, हाईएस्ट जो है वो हो जाती है। इसका सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट मैंने पॉइंट टू पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो लिखा हुआ, तो आप अपने नोट्स के तौर पे जो है वो इसको सारे को कंप्लीट कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आई होप ये क्लियर है। बाकी अगर कोई भी डाउट्स होते हैं बेटा कमेंट सेक्शन में फ्रीली जो है वो आप कम्युनिकेशन जो है वो रखा करो, ठीक है। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन है या कोई पर्टिकुलर चीज नहीं समझ आ रही तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेजेस जो है वो वहां पे कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं और मैं रिप्लाईज भी उनके जब जब मुझे टाइम लग रहा है मैं जरूर कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो बेटा जी, इसके अंदर थ्योरी में लाइन टू लाइन जो है वो पढ़ लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो जैसे जैसे हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये मान लो हमारे पास क्या है, एमीटर प्लेट है, और ये मान लो कलेक्टर प्लेट है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर मैंने इंक्रीज किया, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ाया, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ खींचेंगे। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इस कलेक्टर प्लेट की तरफ खींचेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ करंट जो है वो फ्लो करेगा, क्योंकि करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। एट सम स्टेज फॉर अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑल emitted electrons are collected by the collector plate। तो मैंने बोला एक सर्टेन इंटेंसिटी के लिए जितने नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, तो जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने थे वो हो रहे हैं, कलेक्टर प्लेट उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है, और जो है वो मैक्सिमम लेवल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अचीव हो जाता है, जिसके बाद एक सैचुरेशन आ जाती है और उसके फर्दर फोटो करंट का इंक्रीज होना पॉसिबल जो है वो नहीं रहता। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। इफ वो इंक्रीज द सर्टेन पोटेंशियल, तो इसका जो है वो कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं, आगे देखते हैं। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को जो करंट की हमने इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर अचीव करी है, तो ये वाला सर्टेन सेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये जो है बेटा जी यहाँ पे क्या आ गई, एक सैचुरेशन जो है वो अचीव होगी। अब सैचुरेशन करंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द केस व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ये रीचेस द कलेक्टर प्लेट। तो ये वो सिचुएशन है जब जितने फोटोन्स एमिट हुए हैं वो सारे के सारे फोटोन्स जो है वो कलेक्टर प्लेट पे जो है वो रीच आउट कर रहे हैं। आगे व्हेन वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन विल फेस रिपल्शन। तो ये सारा का सारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला बात हो गया कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर रीच आउट कर रहा है तो उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो लगाएंगे, तो इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटो करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा जब हम लोग जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब ये जो लास्ट के दो पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे, दैट इज व्हेन वी आर अप्लाइंग नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द कलेक्टर प्लेट सो दैट दिस नेगेटिव पोटेंशियल विल जनरेट रिपल्शन टू द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमिटर प्लेट। तो जो एमिटर प्लेट से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको रिपल्शन मिलेगी, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस एमिटर प्लेट की तरफ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी तीनों इंटेंसिटीज ऑफ लाइट की हम लोगों ने सेम अज्यूम कर रखी है, तो दैट पर्टिकुलर ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम सिंगल पॉइंट। आई होप ये क्लियर है। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपको समझ आ गए। द वैल्यूज ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए जो है वो हम लोगों के पास जो एक सिंगल पॉइंट से जो यहाँ पे स्टार्टिंग है जो हो रहा है। अब I3 की वैल्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी के साथ वेरी करता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करेंगे उतना ज्यादा करंट एमिट होगा, इसीलिए I3 की वैल्यू। इस सब ग्राफ में मैंने ऑलरेडी जो है वो आपको बता दिया था। ये सारी चीजें आप नोट्स के अंदर जो है हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम लोग डिफरेंट इंटेंसिटीज जो है वो लाइट की यूज कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ग्राफ कैसा बन रहा है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग ग्राफ देखेंगे कि जिसमें हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है वो यूज कर रहे हैं सेम इंटेंसिटी के लिए, तो ग्राफ जो है वो कैसा बन रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह ये वाली अच्छी लग रही है तो दब के जो है वो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कर दो जो जो आप उस बटन के साथ कर सकते हो, ताकि मैं जो है वो थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को रीच आउट हो और मैं और ज्यादा वीडियोस जो है वो आपके लिए लेके आता रहूं। तो बेटा डुअल नेचर ऑफ मैटर की सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रखी है क्लास 12th फिजिक्स की। लास्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी वेरिएशंस का डिफरेंस जो है
वो ग्राफिकल मेथड्स के तौर पे जो है वो देखा था कि ग्राफ्स के अंदर चीजें जो है वो किस तरीके से वेरी कर रही हैं। बेटा आज के लेक्चर में जो है वो हम लोग क्या जानने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या इंपैक्ट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको शायद ये इक्वेशन याद होगी। वी नॉट की वैल्यू जो है वो h बाई ई टाइम्स म्यू माइनस फाइव बाई ई के बराबर जो है ये होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उस चीज का ज्यादा होगा। तो अब मैं तीन इंसिडेंट लाइट्स जो है वो फॉल करवा रहा हूं किसी भी मेटल प्लेट के सरफेस के ऊपर, एंड दीज थ्री लाइट्स हैव सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी और वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फॉर श्योर जो है वो एमिट हो रहा है। तो आप एक चीज समझ लो कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे पास जो है वो ज्यादा रहेगा। तो आप यहां पे देखो मेरे पास यहाँ पे तीन स्टॉपिंग पोटेंशियल्स हैं और यहाँ पे तीन फ्रीक्वेंसीज की लाइट जो है वो मैं फॉल करवा रहा हूं। तो एक चीज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर शायद आपको होगी होगी कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। तो इसका मतलब ये जो -V03 ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, जो थर्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वाला पॉइंट आ रहा है और उसके बाद ये थर्ड वाला पॉइंट जो है वो आ रहा है। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये जानने वाला है कि इंटेंसिटी जो है वो हम लोग सेम फॉल करवा रहे हैं तीनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो होगा क्या, देखो जैसे ही हम लोग जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे, मतलब जीरो की तरफ जो है वो लेके जाएंगे, वैसे वैसे प्लेट की तरफ जो है कलेक्टर प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होने लगेंगे, रिपल्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो जिससे फोटो करंट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक सर्टेन लिमिट के बाद, ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, एक सर्टेन लिमिट के बाद एक सैचुरेशन आ जाएगा जिसके बाद फोटो करंट जो है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है सैचुरेशन इस पॉइंट पे भी सेम आ रहा है, इस पॉइंट पे भी सेम आ रहा है, तो क्या जो हमारे पास एक पीक वैल्यू है जो हम लोग फोटो करंट की अचीव कर रहे हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए, क्या उसके अंदर सैचुरेशन करंट सेम रहेगा? तो आंसर है यस। अगर मैं एक पर्टिकुलर जो है वो इंटेंसिटी की रेडिएशन फॉल करवा रहा हूं, इंटेंसिटी का मतलब है सिंपल सी बात समझो, देखो मान लो एक 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, एक 200 की है, एक 300 की है, तीनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के मैं 50-50 फोटोन्स जो है वो स्ट्राइक करवा रहा हूं। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर प्लेट से इजेक्ट होंगे पर यूनिट टाइम वो 50 ही तो होंगे, चाहे वो ए केस ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होने वाले हैं फोटोन्स के मेटल प्लेट से स्ट्राइक करने के बाद वो तो एक फिक्स नंबर पे ही रहेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी क्योंकि तीनों केसेस के अंदर सेम है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये जो ग्राफ है वो इस तरह की वेरिएशंस को जो है वो ले लेता है। आप ये चीज जो है वो नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं, तो यहां पे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये रहता है, तो ग्राफ में क्या मेंशन है, इंटेंसिटी हमने सेम ले ली। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लो, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो बेटा जी ये ग्राफ्स जो है वो हम लोगों के मोस्टली इस चैप्टर के खत्म हो गए हैं। आगे हम लोग जो है वो क्या देखने वाले हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अगर मैं उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी के साथ जो है वो कंपेयर करूं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों के पास नहीं रीच आउट हो पाते, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव थ्योरी से ही हम लोग क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाते, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को ही हम लोग जो है वो क्यों कंसिडरेशन के अंदर ले रहे हैं। तो इस चीज का जवाब जो है वो मैं लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने वाला। तो देखो वेव थ्योरी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो लाइट अगर एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे कंटिन्यूअसली फॉल कर रही है तो इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द मेटल सरफेस और द फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिसीव लाइट एनर्जी। तो ये क्या बोलता है कि अगर ये मेरी एक मेटल प्लेट है, ठीक है, एक सिंपल भाषा में समझो, इस मेटल प्लेट के ऊपर अगर लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल कर रही है तो वेव थ्योरी के हिसाब से दैट लाइट शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, तो ये वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि वेव्स के अंदर जो है आप इवन आपने अगर देखा हो तो वेव्स के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो रहता है, तो एनर्जीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी पूरे के पूरे मेटल सरफेस के ऊपर, जो कि पार्टिकल नेचर के अंदर नहीं होता। दूसरा, इलेक्ट्रॉन मे बी इजेक्टेड ओनली व्हेन इट रिक्वायर्स एनर्जी मोर देन द वर्क फंक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तभी इजेक्ट होगा जब वो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी जो है वो लेगा। अगर वही लो इंटेंसिटी सोर्स को जो है वो घंटों इस्तेमाल करें तो बिफोर एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स दिस मच एनर्जी फ्रॉम द लाइट। तो
ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ वी यूज लो इंटेंसिटी सोर्स, अगर मैं कम इंटेंसिटी का सोर्स यूज करूं, मतलब कम नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो मैं स्ट्राइक करवाऊं, लेकिन सफिशिएंटली हाई एनर्जी के, तो भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। इट शुड टेक आवर्स बिफोर एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स दिस मच एनर्जी फ्रॉम द लाइट। तो लेकिन ऐसा जो है, ये कॉन्सेप्ट को एक बार मैं फिर से आप लोगों को जो है वो बता रहा हूं। दो नेचर्स अपने दिमाग में बिठा लो, एक पार्टिकल नेचर, दूसरी वेव नेचर। अगर मैं वेव नेचर की बात करूं तो लो इंटेंसिटी सोर्स का मतलब है लो एनर्जी, ठीक है। लो इंटेंसिटी का मतलब है लो एनर्जी। तो लो एनर्जी वाले अगर मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोगों को वेव नेचर के हिसाब से बात करूं तो घंटों लग जाएंगे बहुत सारी इलेक्ट्रॉन को उस पर्टिकुलर एनर्जी को गेन करने में। और जो है वो, क्योंकि एनर्जी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जितनी एनर्जी हम डाल रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स कम आ रहे हैं मेटल प्लेट के ऊपर, तो इसलिए कम एनर्जी हम लोग वेव कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं, जो कि गलत है। कि कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ रहे हैं, इसके हिसाब से जो है अगर हम लोग देखें तो कम एनर्जीज जो है वो रिसीव कर रहा, तो कम एनर्जी रिसीव कर रहा तो घंटों लग जाएंगे मेटल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए वेव थ्योरी जो है वो इस चीज को एस्टेब्लिश जो है वो नहीं कर पाते, क्योंकि फोटोन तो फट से एक फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट कर देगा, घंटों घंटों का तो काम ही नहीं है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस जो है ये रहता है। लेकिन अगर हम वेव थ्योरी के हिसाब से समझे तो लो इंटेंसिटी सोर्स का मतलब हम लोग कम एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है मेटल प्लेट के ऊपर फॉल कर रही है, तो वो पर्टिकुलर एनर्जी गेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जो कि ऐसा नहीं होता। आगे अगर हम लोग बात करें, इन दिस पीरियड देयर विल बी सो मेनी कोलिजन्स एंड देर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो देखो, क्योंकि एनर्जीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कंटिन्यूसली, और इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी गेन करके बहुत सारे कोलिजन्स जो है वो टेक प्लेस करेंगे, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नो मैटर हाउ स्मॉल इज द इंटेंसिटी वो यूज, द फोटो इलेक्ट्रिक इज इमिटेड विदाउट एनी अप्रिशिएबल डिले। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जितनी मर्जी लो इंटेंसिटी बीम यूज कर लो आप लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो साथ के साथ इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, क्योंकि इसको फोटोन रिसीव करना है, इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करना है, और इंस्टेंटेनियसली जो है वो हम लोगों के पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टेक प्लेस होना। लेकिन अगर मैं फोटोन थ्योरी की बात करूं तो यहां पे देखो, वेव थ्योरी के हिसाब से जो है हम लोगों के पास लो इंटेंसिटी सोर्स का मतलब है कम एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लो करना। अब फोटोन थ्योरी के हिसाब से करो तो लो इंटेंसिटी मींस लेसर नंबर ऑफ फोटोन्स एंड लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट्स चांस टू एब्सॉर्ब, ठीक है। तो लो इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ लेसर नंबर ऑफ फोटोन्स है, लेसर नंबर ऑफ एनर्जी की बात हम लोग यहां पे नहीं कर रहे। तो फोटोन अगर सफिशिएंटली हाई एनर्जी का जो है वो फॉल कर रहा है, तो इफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द फोटोसेंसिटिव मेटल विद द वर्क फंक्शन फाई इज गिवन एनर्जी ग्रेटर देन फाई, इट मे बी एमिटेड, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट इज एमिटेड आउट ऑफ द सरफेस। तो ये मे बी एमिटेड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो ये कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग सफिशिएंटली हाई एनर्जी एक मेटल प्लेट को दे रहे हैं फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं एमिट हो रहा, तो ये हम लोग सिर्फ किससे समझ सकते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट से समझ सकते हैं। कैसे पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट से समझ सकते हैं, क्योंकि जब फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ तो उसने वो कोलिजन से जो एनर्जी गेन करी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा के लूज कर दी। अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिजेक्ट करने के लिए, वो तो वो लूज कर चुका है। इसका मतलब वो जो है वो निकल नहीं रहा है प्लेट से बाहर, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सफिशिएंटली हाई एनर्जी। तो ये सब हम लोग जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहां पे ध्यान से पढ़ना है, दो पैरे हैं। इट मे हैपन दैट द इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी, ये मैंने सारा समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो जरूरी नहीं है कि एमिट हो। इफ द फ्री इलेक्ट्रॉन नियर द फोटोसेंसिटिव मेटल विद इज सफिशिएंटली ग्रेटर देन इट मे बी एमिटेड, इट इज नॉट कंपल्सरी। ये जो है ये कॉन्सेप्ट में, आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। तो एक बार सिंपल लैंग्वेज में इसको फिर से समराइज कर देता हूं कि वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट में लो इंटेंसिटी का मतलब है लो एनर्जी हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही हैं। जो एनर्जी हम लोग लाइट से रिसीव कर रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वेव थ्योरी के हिसाब से। लेकिन वेव थ्योरी यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि लो इंटेंसिटी बीम जो है उसका मतलब सिर्फ लेसर नंबर ऑफ फोटोन्स होता है। इवन मैं एक फोटोन स्ट्राइक करा रहा हूं तो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाता है, इंस्टेंटेनियसली एमिट हो जाता है। इसका मतलब कोई भी अप्रिशिएबल डिले उसमें देखने को प्रैक्टिकली नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है हम लोग ये बोलते हैं कि ये पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट को जो है वो फॉलो करने वाली चीजें हैं। तो सिंपल्स अपने दिमाग में बिठा लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो इसके अंदर देखो, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान से समझ लेना आप लोग। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा जी हम लोगों के पास, इसको मैं पेन से लिख देता हूं। तो E की जो वैल्यू होती है वो हम लोगों के पास किसके बराबर है,
हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो रहती है। अब हम लोगों ने फिजिक्स में रिलेशन पढ़ रखा है, इसको हम लोग पी स्क्वायर बाय 2m भी बोल सकते हैं, और p जो है वो मोमेंटम है जिसकी वैल्यू m इंटू वी के बराबर जो है वो रहती है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से p की बात करूं तो p इज इक्वल टू 2me का अंडर रूट जो है वो यहाँ पे हमारे पास p आ जाता है। अब लैम्डा किसके बराबर होता है, h अपॉन p। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया, h अपॉन 2me का अंडर रूट जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो आ गई। तो सिंपल भाषा में एक बार फिर देख लो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ये पी स्क्वायर बाय 2m के बराबर है, तो p की वैल्यू mv के बराबर है, तो यहां से mv जो है वो 2me का अंडर रूट आ गया। डी ब्रॉगली रिलेशन के हिसाब से लैम्डा की वैल्यू h अपॉन mv जो है वो होती है। अगले पेज पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यही लैम्डा की वैल्यू h अपॉन mv की जगह जो है वो हम लोग 2me जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब कितनी एनर्जी लग रही है, तो दैट इज E टाइम्स जो है स्मॉल e टाइम्स v। क्यों, क्योंकि वर्क डन जो है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर रहता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो h अपॉन 2mev का अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब हम लोग ये, क्योंकि देखो आप m भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, और ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है ही है। अगर मैं ये सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं ना, तो लैम्डा की जो वैल्यू है मेरे पास 1.227 बाय अंडर रूट वी नैनोमीटर के बराबर जो है वो यहाँ पे आ जाती है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जो है वो पुट करके। आई होप बेटा जी आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। तो सिंपल अगर मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 100 वोल्ट्स पे एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी कितनी वेवलेंथ जो है वो होगी, तो बहुत सिंपल है, 1.227 बाय अंडर रूट 100 कर दो विच इज 10, तो 0.1277 या 1227 नैनोमीटर के बराबर जो है वो वेवलेंथ को जनरेट करेगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। और ये मोस्टली इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट जो भी इस बार के सिलेबस में है वो हम लोगों का खत्म है। जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट जो है इस बार के सिलेबस में नहीं था, तो मैं अभी नहीं करवा रहा। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।